हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन कम्युनिटी। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे बैंक से रिलेटेड जितने भी आईटी ऑफिसर के एग्ज़ाम होते हैं उनकी जो फुल डिटेल जो है वो इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चाहे वो आरआरबी का आरआरबी का एग्ज़ाम हो, आईबीपीएस जो कंडक्ट कराती है, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो आईबीपीएस का आईटी ऑफिसर का एग्ज़ाम हो, तो 2017 और 18 से रिलेटेड जो भी फुल इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में जो बात करेंगे जिन पॉइंट्स पे, वो इन सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहली बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए। दूसरी बात करेंगे जो एज है, एज लिमिट कितनी क्या होनी चाहिए इस एग्ज़ामिनेशन के लिए, उसकी बात करेंगे। तीसरी जो है वो डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन, मतलब कब ये एग्ज़ामिनेशन होंगे। चौथी जो है वो है फेस ऑफ एग्ज़ामिनेशन, मतलब कि एग्ज़ामिनेशन के फेसेस क्या होंगे, पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, या फिर कौन सा एग्ज़ामिनेशन में डायरेक्टली मेंस होगा देन फिर इंटरव्यू होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे एग्ज़ाम का पैटर्न। ठीक है, तो प्री एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, ठीक है, मेंस एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न क्या होगा। छठी हम बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ गया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्या कट ऑफ गया उसके बारे में बात करेंगे। सातवीं बात करेंगे सिलेबस क्या होगा इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, प्रोफेशनल नॉलेज के लिए। आठवीं जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे बुक्स और रिसोर्सेज स्टडी करने के लिए, मतलब इन सब के लिए जो बुक्स होंगी, ठीक है, या फिर कोई भी रिसोर्सेज होगी, इन सब सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए वो कहाँ से हमको मिलेंगी। और जो नौवीं हम बात करेंगे, आखिरी और नौवीं, जो हमारा टारगेट रहेगा इस एग्ज़ामिनेशन को लेके वो क्या रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में अगर आपने बीई किया है या फिर आपने बीटेक किया है, मतलब 4 साल की जो इंजीनियरिंग होती है, बीई या बीटेक, उनमें से अगर आपने कुछ किया है वो भी इन ब्रांचों से, उसमें आपकी आती है आईटी, ठीक है, फिर आपकी आती है सीएस कंप्यूटर साइंस, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में आप या तो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से की है, ठीक है, या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से की है, या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से की है, या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक या इंस्ट्रूमेंटेशन से की है। तो इन सारी ब्रांचों में अगर आपने बीई और बीटेक किए तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके अलावा, ठीक है, और इसके अलावा अगर आपने पीजी किए, ठीक है, पीजी किए मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन में मतलब कि एमएससी आपकी, ठीक है। अब जो एमएससी है, अगर वो आपने आईटी, सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, या फिर ईआई से किए एमएससी, तो भी आप एलिजिबल है। मतलब या तो आपने बीई बीटेक किया हो 4 साल की इंजीनियरिंग इनमें से, या फिर आपने पीजी करी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, एमएससी की हो इन सारी स्ट्रीम से, या फिर, ठीक है, या फिर आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, या फिर आप ग्रेजुएट हो वो भी DOEACC लेवल से। DOEACC लेवल का मतलब ये है कि ये जो इक्विवेलेंट होता है ये होता है एमसीए के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो या तो आपने एमसीए किया हो, तो मतलब अगर लगभग अगर बोलें तो बीई बीटेक, एमएससी और एमसीए, ठीक है। और इनके लिए जो स्ट्रीम्स हैं वो हैं आईटी, सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएनटी, ईसी और ईआई, ठीक है। तो ये तो होती है क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो ये जो क्वालिफिकेशन है एसबीआई, ठीक है, आईबीपीएस, और जो आईबीपीएस का जो आरआरबी, मतलब जो ग्रामीण बैंक के लिए जो एग्जामिनेशन होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, सारे के लिए यही आपकी क्वालिफिकेशन होती है। बस यहाँ पे जो आरआरबी का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें ये क्वालिफिकेशन के अलावा, ठीक है, क्वालिफिकेशन के अलावा 1 साल का आपको एक्सपीरियंस मांगते हैं, ठीक है, 1 साल का आपको एक्सपीरियंस मांगते हैं। अब ये जो 1 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं ये सर्टिफिकेट आपका हो कोई ना कोई, ठीक है। मान लीजिए आपका जो 1 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर फील्ड का जो सर्टिफिकेट आपसे मांगेंगे, क्योंकि अगर आपका इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो या तो आपका ASP एक्टिव सर्वर पेजेस, या फिर आप PHP के डेवलपर हो गए, या फिर आप C++ के डेवलपर हो गए, जावा के डेवलपर हो सकते हो, विजुअल बेसिक के डेवलपर हो सकते हो, ठीक है, या फिर जो भी आपकी जिसमें भी आपने काम किया हो उसका एक साल का सर्टिफिकेशन आपसे मांगते हैं, वो आपके लिए आरआरबी के लिए मांगते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो थी चीज़ें थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, बहुत से लोगों को इसमें डाउट था तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, मतलब बीई बीटेक, एमएससी या फिर एमसीए, ठीक है, तो आप इस एग्ज़ामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। अब दूसरी बात करेंगे हम एज की।
तो दूसरी जो चीज़ है वो एज लिमिट है, और एज लिमिट जो है वो 20 to 30 ईयर्स है, ठीक है। 20 से 30 साल के बीच में एज लिमिट है, ठीक है। और अगर आप कैटेगरी में, तो कैटेगरी की आप देख ही सकते हैं, ओबीसी के लिए कुछ रिलैक्सेशन है, एसटी एससी के लिए कुछ रिलैक्सेशन है, तो वहाँ पे कैटेगरी वाइज थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ थी एज लिमिट। तीसरी बात करते हैं फेस ऑफ एग्जामिनेशन। तो फेस ऑफ एग्जामिनेशन में सबसे पहले आरआरबी रूरल बैंक की बात करें तो यहाँ पे जो फेस ऑफ एग्जामिनेशन है वो है आपका, एक तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। पहला हुआ एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू, ठीक है। तो एक ही एग्ज़ाम है यहाँ पे, वो एग्ज़ाम देना है, उसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होते हैं, पहला सब्जेक्ट आता है रीजनिंग, दूसरा आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डीआई, ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अवेयरनेस, और चौथा जो सब्जेक्ट है या तो आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं या फिर हिंदी चूज़ कर सकते हैं, तो दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। पांचवा सब्जेक्ट जो होता है वो होता है कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज या फिर कंप्यूटर अवेयरनेस। और छठा जो सब्जेक्ट है वो है प्रोफेशनल नॉलेज। अगर आप आईटी के हैं तो यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज आईटी की आएगी, अगर आपने दूसरा कोई चूज़ करा है तो वो, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आईटी ऑफिसर की बात कर रहे हैं तो प्रोफेशनल नॉलेज हमारी आईटी होगी, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये जो है रीजनिंग, तो रीजनिंग जो है 40 नंबर मतलब 40 नंबर की आती है और 40 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डीआई 40 नंबर का आता है और 40 ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इसी प्रकार फाइनेंशियल अवेयरनेस भी 40 नंबर की आती है और 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश और हिंदी जो है वो 20 नंबर की आती है और जो क्वेश्चन है वो 40 पूछे जाते हैं और 20 नंबर की ये आती है, ठीक है। इसी प्रकार कंप्यूटर नॉलेज जो है वो 20 नंबर की आएगी, बट क्वेश्चन जो होंगे वो 40 क्वेश्चन होंगे। प्रोफेशनल नॉलेज जो है वो 40 नंबर की और क्वेश्चन भी क्या है 40 ही हैं, मतलब 240 क्वेश्चन होंगे और जो नंबर जो हैं वो होंगे 200 नंबर का ये पेपर होगा और 240 यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये यहाँ पे जो है वो 6 सब्जेक्ट हैं टोटल, ठीक है। और जो ये पेपर का जो टाइमिंग है वो है 2 आवर 30 मिनट, ठीक है। 2 आवर 30 मिनट्स का मतलब ये है 2 आवर में 120 मिनट होते हैं और 30 और ऐड कर देंगे तो ये 150 मिनट का जो है पेपर है आपके पास, जिसमें आपको 200 नंबर की 200 नंबर के जो है क्वेश्चन है और 240 आपको टोटल क्वेश्चन यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। अगर आप ये पेपर क्लियर कर जाएंगे उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। और जो वेटेज रहता है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, एग्ज़ाम का वेटेज जो है वो 80% होगा, ठीक है। 80% एग्ज़ाम का वेटेज होगा और 20% जो है वो इंटरव्यूज़ का वेटेज होता है, ठीक है। इसकी बात भी हम आगे करेंगे, ठीक है। तो ये होता है आरआरबी का पैटर्न। अब बात करेंगे एसबीआई का, ठीक है। तो एसबीआई का जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है। तो एसबीआई में जो है रीजनिंग जो है वो 50 मार्क्स की रहेगी, इंग्लिश जो है वो 35 की रहेगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 का रहेगा, ठीक है। तो 50 की रीजनिंग, 35 की इंग्लिश और 35 का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और इसमें जो आपको टाइम मिलेगा एसबीआई में वो मिलेगा 90 मिनट, ठीक है, 90 मिनट। और इसी के साथ जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो 100 मार्क्स की रहेगी, मतलब 100 मार्क्स की प्रोफेशनल नॉलेज है और उसके लिए टाइम अलग से आपके लिए 45 मिनट्स, ठीक है। तो एसबीआई जो है वो भी 2 फेज़ का एग्जामिनेशन रहेगा, मेन प्लस इंटरव्यू, ठीक है, मेंस प्लस इंटरव्यू। और मेंस जो है वो 80% ठीक है वेटेज रखेगा और जो इंटरव्यू है वो 20% का वेटेज रखेगा। मतलब कि मेंस में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, देन फिर आप अगर मेंस क्लियर करते हैं देन फिर आपको इंटरव्यू देने मिलता है, ठीक है। तो इंटरव्यू वो 20% का रहेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो रीजनिंग 50 की है, इंग्लिश 35 की है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 का और जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो 100 मार्क्स की है, जो कि 45 मिनट यहाँ पे मिलेंगे और इन तीनों के लिए आपको 90 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा एसबीआई का फेस ऑफ एग्जामिनेशन जो रहता है वो इस तरीके से होता है। अब हम बात करते हैं आईबीपीएस की, बात कर रहे हैं आईबीपीएस, ठीक है। तो आईबीपीएस आईटी ऑफिसर इस बार से ही जो है थोड़ा चेंजेस है, कैलेंडर देखा जाए तो, ठीक है। तो आईबीपीएस ने पहले प्री रख दिया है, ठीक है। आईबीपीएस आईटी ऑफिसर ने पहले प्री रख दिया है, ठीक है। फिर प्री को क्लियर करने वाला मेंस एग्जामिनेशन देगा, ठीक है। देन मेंस को एग्जामिनेशन प्री करने वाला इंटरव्यू देगा, ठीक है। तो प्री, मेंस और इंटरव्यू ये 3 फेज रहेंगे एग्जामिनेशन को क्लियर करने के, ठीक है। तो जो प्री है, ठीक है, जो प्री है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है।
क्वालिफाइंग नेचर है प्री, ठीक है। तो इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके जो नंबर हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे आपके मेरिट पे, ठीक है। तो ये जो प्री है, प्री में आपको पूछा जाएगा इंग्लिश, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ठीक है। इंग्लिश जो है वो जो आपको पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपका 30 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 और रीजनिंग के 35, ठीक है। जो मार्क्स रहेंगे वो 30 मार्क्स इसके, 35 इसके और 35 मार्क्स इसके, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो नंबर ऑफ जो 30 मिनट मतलब 1 आवर का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब है ये एग्ज़ाम अगर आप क्लियर करते हैं, ठीक है, तो ये एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आपको जो है वो मेंस एग्जामिनेशन देने मिलेगा, ठीक है। ये एग्ज़ाम क्लियर करना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और रीजनिंग है, इन सब का सेक्शनल कट ऑफ निकालना पड़ता है आपको। सेक्शनल कट ऑफ निकालना पड़ता है। सेक्शनल कट ऑफ निकालना पड़ता है मतलब कि IBPS डिसाइड करेगा कि IBPS प्री में इंग्लिश का अगर मान लीजिए उसने डिसाइड कर दिया इंग्लिश का 7 होना चाहिए, ठीक, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो है वो 9 होना चाहिए, रीजनिंग का जो है वो 12 होना चाहिए। मतलब कि आपको जो है कम से कम 7 मार्क्स इसमें लाने, 7 से ज़्यादा लाने, 7 और 7 से ज़्यादा 9 मार्क्स इसमें लाने और 12 इसमें लाने, ठीक है। तब जाके आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करेंगे, ठीक है। इसके बाद वो एक ओवरऑल कट ऑफ भी डिसाइड करता है। ओवरऑल कट ऑफ मान लीजिए उसने डिसाइड कर दिया कि 35 मार्क्स आपको लाना है, ठीक है। तो आपके जो टोटल होना चाहिए वो 35 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके आप सेक्शनल प्लस ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। जब आप सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करेंगे तब जाके आपका प्री क्लियर होता है। जैसे ही आपका प्री क्लियर होता है देन फिर आप आ जाते हैं मेंस में, ठीक है। अब जो मेंस एग्जामिनेशन है, मेंस एग्जामिनेशन के जो मार्क्स हैं वो इंक्लूड होंगे आपकी मेरिट लिस्ट में। मतलब जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो मेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स उसमें इंक्लूड होंगे और मेंस के मार्क्स के बेसिस पे मेरिट तैयार होती है, ठीक है। तो जो मेंस एग्जामिनेशन है वो आपका 80% का वेटेज रखता है। 80% का वेटेज रखता है मतलब ये है कि जो मेंस है वो 80 नंबर का आपका एग्जामिनेशन जो भी होगा उसको 80 नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि अगर बात करें तो इस मेंस एग्जामिनेशन में सिर्फ आपको प्रोफेशनल नॉलेज पूछा जाएगा, ठीक है। मेंस एग्जामिनेशन में सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज पूछा जाएगा और ये 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब 80 मार्क्स का होगा तो हो सकता है सिर्फ 50 क्वेश्चन ही आपको पूछे जाएं और जहाँ तक ये 50 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और जो टाइमिंग जो होगा वो 45 मिनट होगा। अभी ये कुछ बताया नहीं है बट मैं अपने अंदाजे से बोल सकता हूँ कि ये 50 क्वेश्चन होगा और 45 मिनट का होगा। मार्क्स तो जो है वो 80 मार्क्स ही होंगे, ठीक है। तो ये जो मेरिट है वो मेंस एग्जामिनेशन क्योंकि 80% वेटेज रखता है। और तीसरा जो है रहेगा वो हमारा रहेगा इंटरव्यू का, ठीक है। तो इंटरव्यू जो है वो 20% का वेटेज रखता है, ठीक है। 20% का वेटेज रखता है, ये मतलब ये जो है वो 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे OBC ST SC, ठीक है, ये जो लोग हैं इनको 35% इंटरव्यू में लाना ही है, ठीक है। मिनिमम इतने मार्क्स तो इनको लाना ही पड़ता है, ठीक है। और जो जनरल का स्टूडेंट होता है उसके लिए 40% जो है वो मिनिमम मार्क्स इंटरव्यू में लाना पड़ता है इसको क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये जो होता है मेंस और इंटरव्यू। अब मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे, मेंस प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे लिस्ट बनती है और उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि आप सिलेक्ट हुए या नहीं, ठीक है। तो अब तक ये जो था वो हमने तीसरा पॉइंट कवर कर लिया है, फेस ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। चौथा जो है वो है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो RRB के लिए, RRB का एग्ज़ाम जो होगा वो आपका होगा 5/11/2017 को। मतलब 5/11/2017 मतलब 11वां महीना है। तो ये एग्ज़ामिनेशन जो है वो नवंबर में होने वाला है, ठीक है। तो SBI की बात करें तो SBI जो आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा वो कराएगा आपका नवंबर 3rd वीक में, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन भी आपका नवंबर में होने वाला है, ठीक है। IBPS की बात करें तो IBPS प्री लेगा और देन मेंस लेगा, ठीक है। तो प्री लेगा तो प्री का एग्जामिनेशन जो है वो आपका दिसंबर में है, ठीक है। प्री का एग्जामिनेशन दिसंबर में और इसके बाद जो एग्जामिनेशन मेंस कंडक्ट कराएगी वो कराएगी आपकी जनवरी 2018 को, ठीक है। जनवरी 2018 को, ठीक है। तो ये 30/12/17 मतलब दिसंबर में एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी ये आपके एग्जामिनेशन इन्हीं में होंगे। मतलब निकल के आता है नवंबर,
ठीक है, दिसंबर और जनवरी, ठीक है। तो आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो नवंबर से पहले आपको प्रिपरेशन कंप्लीट कर देनी है, ठीक है। अगर हम बात करें अभी टाइम कितना बचा है, तो जून कंप्लीट हो चुका है, जुलाई है आपके पास, अगस्त है, सितंबर है और अक्टूबर है, ठीक है। सिर्फ 4 महीने मतलब 4 मंथ, ठीक है। और 4 मंथ मतलब 30 × 4 करें मतलब कि 120 दिन है आपके पास। 120 दिन में आप प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं अगर आप एक स्ट्रेटजी से अगर चलें, ठीक है। अब हम बात करेंगे, चौथी बात करें, ठीक है। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो कि अभी हम डिस्कस ही कर चुके हैं, आरआरबी के लिए, ठीक है, एसबीआई के लिए और आईबीपीएस के लिए, ठीक है। तो आरआरबी और एसबीआई में जो है एक एग्ज़ामिनेशन होगा, उसको ही आप मेंस मान सकते हैं, देन फिर इंटरव्यू, ठीक है। इसी प्रकार अगर आईबीपीएस की बात करें तो यहाँ पे आपको प्री देना है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, सिर्फ क्वालिफाइंग करना है इसको, ठीक है। उसके बाद अगर आपको देना पड़ेगा मेंस और देन फिर आपको देना पड़ेगा इंटरव्यू, ठीक है। तो मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है और मेंस में सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज आपको पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये हम बात कर चुके हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, ठीक है। अब छठी जो बात करेंगे वो करेंगे प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बारे में। अब 6th जो है वो हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ है, सिर्फ मैं यहाँ पे आपको आईबीपीएस आईटी ऑफिसर के बारे में बता रहा हूँ। जैसे ही कोई भी एग्जामिनेशन आता है, ठीक है, उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी, देन उससे पहले हम और डिटेल में उन चीज़ों के बारे में जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक मोटा सा रफ आइडिया हमको मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो आईबीपीएस आईटी ऑफिसर पिछले साल का जो प्रीवियस ईयर की बात करें तो एक ही एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और प्रोफेशनल नॉलेज पूछी थी, ठीक है। और जो ये जो सब्जेक्ट थे, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट थे ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करने थे, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट जो 3 सब्जेक्ट हैं, सिर्फ एक ही पेपर था, सिर्फ क्वालिफाई करने थे। मतलब ये जो सेक्शनल कट ऑफ था इनका, ये सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना था। अगर आपने ये सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लिया, देन फिर ये ना मार्क्स जो है वो इंक्लूड ना होके सिर्फ जो प्रोफेशनल नॉलेज था, ठीक है, इस पे बेसिस पे मेरिट तैयार करी जाती और ये मेरिट तैयार करने के बाद सिर्फ आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ गया था 50 मार्क्स में से, वो गया था रीजनिंग में 9 मार्क्स, ये जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इंग्लिश का था वो 5 मार्क्स का था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो था वो 8.25 मार्क्स था, और जो प्रोफेशनल नॉलेज थी वो 50 मार्क्स में से वो थी आपकी 13.75, ठीक है, 13.75। ये सिर्फ कट ऑफ मार्क्स है, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोफेशनल नॉलेज के बेसिस पे आपका होना है, ठीक है। तो जो वेटेज निकाला गया था 80 मार्क्स में से, ठीक है, तो 18 मार्क्स में से जो वेटेज निकाला गया था वो जनरल के लिए था 44.40, ठीक है। 80 मार्क्स में से 44.40, ठीक है। अब ये जो कैसे निकाला गया, जो भी मार्क्स ये यहाँ पे अगर आपके 15 मार्क्स हैं, ठीक है, तो इसको आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 1.6 से, ठीक है, 1.6 से। तो जो भी मार्क्स आपके आते हैं वो आउट ऑफ 80 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से निकाला जाता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 44.40 मार्क्स ये जनरल के लिए आपका होता है, ठीक है। अब मैं सबका अलग अलग बता देता हूँ कि जो सिलेक्शन हुआ, ठीक है, वो कितने मार्क्स पे हो गया, उसकी बात हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ SC, ST, ठीक है, OBC और जनरल, ठीक है, ST, SC, OBC और जनरल, ठीक है। तो जो सिलेक्शन SC के लिए ये मैं मेंस, ठीक है, ये मैं मेंस प्लस इंटरव्यू दोनों का बता रहा हूँ, ठीक है, मेंस प्लस इंटरव्यू दोनों का बता रहा हूँ, ठीक है। तो SC के लिए 58 पे सिलेक्शन हो गया, ठीक है, ST के लिए 52.60 पे हो गया, OBC के लिए 60.60 पे हो गया, जनरल के लिए 62.60 पे हो गया। ये था आउट ऑफ 100। मतलब मेंस एग्ज़ामिनेशन जो था वो 80 मार्क्स का था, ठीक है, इंटरव्यू जो था वो 20 मार्क्स का था, ठीक है। मतलब अगर आप इसमें एक चीज़ देखें, ठीक है, एक चीज़ क्या देखें, अगर जो मेंस एग्ज़ामिनेशन है, ठीक है, अगर जो मेंस एग्ज़ामिनेशन है अगर उसमें आपने अच्छे स्कोर कर लिए, मतलब 80 मार्क्स में से अगर आप 55 से 60 अगर पहुंचा दिए तो कोई भी आपका जो है सिलेक्शन नहीं रोक सकता, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू क्या है 20 मार्क्स का है, ठीक है, इंटरव्यू क्या है 20 मार्क्स का है। तो अगर आप इसी में मेंस में ही अगर आप 60 स्कोर कर दिए तो कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट मेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
तो ये जो पिछली साल का जो इतना कट ऑफ बताया, और जो हाईएस्ट मार्क्स जिनने लाए वो लोग जो थे वो और बता देता हूँ मैं। तो हाईएस्ट जो था वो 68.40 था। एससी के लिए ये था 68.80, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए जो था वो 68.20, और जो जनरल था वो 73.40 था। ठीक है, तो ये था हमारा कट ऑफ। ठीक है, अब हम बात करेंगे 7वीं और मतलब सिलेबस की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 7th जो हम बात कर रहे हैं वो सिलेबस और साथ के साथ बुक्स और रिसोर्सेज की भी बात हम कर लेंगे साथ के साथ। ठीक है, तो जो रीजनिंग के लिए जो सिलेबस होता है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में जल्दी से आपको बता देता हूँ। तो पहला जो है वो है स्लॉगिज्म जिसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो है इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटीज़ में हो सकता है कोडेड इनइक्वालिटी और डायरेक्ट इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन आपसे पूछ ले। ठीक है, तीसरा जो टॉपिक है वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, ये तीसरा टॉपिक है। चौथा जो टॉपिक है वो है आपका पज़ल। ठीक है, ये पज़ल। पांचवा टॉपिक है अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट, क्योंकि अरेंजमेंट में अब वो लीनियर अरेंजमेंट भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सातवां जो टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन। छठा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। सातवां टॉपिक है डायरेक्शन एंड रैंकिंग। डायरेक्शन एंड रैंकिंग। ठीक है, आठवां जो टॉपिक है वो है आपका इनपुट आउटपुट। और जो नवा टॉपिक है, नवा टॉपिक में जो भी मिसलेनियस बच जाते हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ हो, ठीक है, तो वो सारा जो है वो आपका मिसलेनियस में बच जाता है। ठीक है, तो ये जो मेनली टॉपिक्स, जो 9 टॉपिक्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया रीजनिंग में है। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस के बारे में, तो वो और देख लेते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है बहुत ही सिंपल सिलेबस है और बहुत ही कम है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है वो है नंबर सीरीज़ का, नंबर सीरीज़। तीसरा है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चौथा टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब DI। और पांचवा है जो है वो है डेटा सफिशिएंसी, डेटा सफिशिएंसी। और छठा जो टॉपिक है वो है मिसलेनियस। अब मिसलेनियस, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो मेनली जो टॉपिक्स हैं वो है सिंप्लीफिकेशन। 5 से 10 नंबर का पूछ ही लेते हैं। ठीक है, 5 से 10 नंबर का पूछ ही लेते हैं। नंबर सीरीज़ 5 नंबर की पूछनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 नंबर की पूछनी है, और DI जो है 10 से 15 मार्क्स का पूछ लेते हैं। डेटा सफिशिएंसी जो है वो डिपेंड करता है कि आए ना आए, 5 मार्क्स की पूछ सकते हैं। मिसलेनियस जो है वो 15 मार्क्स का पूछ लेते हैं। ठीक है, तो जो मेन टॉपिक्स हैं वो ये जो टॉपिक, अगर आप 5 टॉपिक कर लेते हैं और मिसलेनियस छोड़ भी देते हैं तो आपका काम चल जाता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। अब बात करते हैं हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश में जो मेनली पूछा जा रहा है वो RC पूछते हैं। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आपको इकनॉमी का पूछेंगे। ठीक है, इकनॉमी का पूछेंगे, डायरेक्टली कोई ऐसी पजल नहीं पूछते, डायरेक्टली कोई स्टोरी बेस्ड नहीं होता, ये इकनॉमी बेस्ड आपको मेनली ज़्यादातर पूछा जा रहा है। ठीक है, और या फिर इंटरनेट या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये सारा RC आपको पूछा जाता है। दूसरा जो है वो है पैराजम्बल। ठीक है, पैराजम्बल RC आपको यहाँ पे RC जो है वो 10 मार्क्स का मिलेगा, पैराजम्बल 5 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स डबल फिलर वाले भी मिल सकते हैं। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स डबल फिलर वाले भी मिल सकते हैं, तो ये आपके 5 मार्क्स के बनते हैं। चौथा जो टॉपिक यहाँ पे आ जाता है वो एरर डिटेक्शन या फिर करेक्शन। ठीक है, एरर डिटेक्शन और करेक्शन। ठीक है, ये एरर डिटेक्शन करेक्शन 5 मार्क्स का है। उसके बाद 5th जो टॉपिक है वो क्लॉज टेस्ट। ठीक है, तो क्लॉज टेस्ट भी ये आपका 5 मार्क्स। ठीक है, तो ये मेनली 35 मार्क्स का जब एग्जामिनेशन होता है तो वो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब इनमें हो सकता है मार्किंग कम और ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है पेपर बनाने वाले पे। ठीक है, अब ये हमने बात कर ली कॉमन जो सिलेबस होता है, मतलब इस तरीके ये टॉपिक हैं। वैसे बहुत सारे टॉपिक आपको मिलेंगे बट मेनली इन टॉपिक पे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब
पिछली बार तो जो इंग्लिश में बहुत ग्रामर भी आपको बहुत ज़्यादा पूछ ली थी और थोड़ा पेपर जो है वो अच्छा लेवल का इंग्लिश का बनाया गया था, ठीक है। तो ग्रामर पे भी आपको अच्छा खासा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बुक्स के बारे में बात कर लें या फिर जो रिसोर्सेज है जहाँ से आप पढ़ सकते हैं इन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो कुछ चीज़ें तो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो वो आप देख लेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपका हो जाएगा, चाहे वो हमारा नंबर सीरीज़ का हो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो इन पे मैंने वीडियो बना रखे हैं। इसी प्रकार यहाँ पे आपको स्लॉग्स के मिल जाएंगे वीडियो, मेरे इनइक्वालिटीज़ पे मेरे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स में मैंने वीडियो बना रखे हैं और कुछ टॉपिक में मैंने नहीं बनाया, तो मैं कोशिश करूँगा उन वीडियो को भी बनाने की, ठीक है। अब हम बात करेंगे बुक्स की और किस तरीके से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ज़रूरी जो होता है वो जो टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए, आने चाहिए। और अगर आपको कोई टॉपिक नहीं भी आता तो क्योंकि कुछ ये जो एग्ज़ामिनेशन है इसमें कोई ये जो टॉपिक्स हैं इनके मार्क्स जो हाई मार्क्स स्कोर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरत है। तो हो सकता है आप यहाँ पे से कुछ टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग कर लें, 4 से 5 टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर लें, 4 से 5 इसमें स्ट्रॉन्ग कर लें, मतलब कि आपका जो है कट ऑफ क्लियर हो जाए, ऐसा स्ट्रॉन्ग कर लें, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ज़रूरत जो पड़ेगी वो पड़ेगी कि आप कंसेप्ट आपके इन टॉपिक्स में अच्छे कर लें, ठीक है। कंसेप्ट अच्छे कर लें मतलब कि इन टॉपिक्स के बारे में आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो इनके लिए आपको पहले तो इनके कंसेप्ट आपको क्लियर करने, चाहे वो आप किसी के वीडियो देख के कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कोई बुक्स से कर सकते हैं, ठीक है, या फिर मेरे वीडियो देख सकते हैं। जो भी आपको कंटेंट अच्छा मिले वहाँ से आप कंसेप्ट अच्छे कर लें, ठीक है। दूसरी जो चीज़ होगी वो चीज़ होगी कि एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा। उनको सॉल्व करेंगे तो आपको स्पीड इम्प्रूव मिलेगी, मतलब वो टाइप के क्वेश्चन आप बार बार सॉल्व करेंगे तो दोबारा वो जो क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के तो आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा कंसेप्ट क्लियर करने के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बुक्स की बात कर लें, ठीक है। तो बुक्स की बात करें तो आपके पास एक बुक्स तो ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें कि IBPS के जो बैंक के जो प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर हैं, ठीक है, IBPS के जो प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर हैं। तो एक मैं बुक बता देता हूँ, IBPS फॉर बैंक PO MTSO प्रीवियस ईयर पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन आती है एक BSc पब्लिकेशन की, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं IBPS के वो सारा जो BSc पब्लिकेशन की बुक आती है तो वो आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो बुक्स हैं उनके मैं लिंक आपको नीचे दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद जो मेनली जो प्रॉब्लम आती है, ठीक है, DI और DS में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। मेनली सारे टॉपिक आप कर लेते हैं बट DI और DS थोड़ा फास्ट करने के लिए फिर और ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए तो उसके लिए जो बुक है DI और DS के लिए तो वो एक बुक है द एक्रीडेटेड गाइड टू DI एंड DS, ठीक है। तो ये DI और DS का जो एक्रेडिट गाइड टू DI एंड DS ये आती है आपकी अरिहंत पब्लिकेशन की। तो ये सारी जो बुक हैं वो मैं आपको दे दूंगा DI और DS के लिए। उसके बाद आपको प्रॉब्लम जो आएगी यहाँ पे जो प्रॉब्लम आएगी रीजनिंग में, मेनली सारे टॉपिक आप कर लेंगे बट जो प्रॉब्लम आएगी वो एनालिटिकल रीजनिंग की अगर आप बुक खरीद सकते हैं, या फिर आपको मेनली जो प्रॉब्लम आएगी वो पज़ल में आएगी, ठीक है। तो पज़ल के लिए भी आप बुक खरीद सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि पज़ल के लिए या फिर उसके लिए कौन कौन सी बुक हो सकती हैं, ठीक है। तो एक तो एनालिटिकल रीजनिंग के लिए जो बुक आती है वो आती है MK पांडे, और एक और जो पज़ल के लिए बुक आती है वो भी मैं आपको दे दूँगा लिंक, ठीक है। तो वो भी आप खरीद सकते हैं। तो ये जो मेनली आपका रीजनिंग का हो गया और यहाँ पे जो हो गया वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हो गया। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए मेनली बुक की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डेली द हिंदू आप पढ़ें, ठीक है। द हिंदू आप पढ़ें तो द हिंदू पढ़ेंगे तो आपका RC यहाँ से कंप्लीट हो जाता है और पैराजंबल भी कंप्लीट हो सकता है। और साथ के साथ जो है वोकेबुलरी जो पूछी जाती है द हिंदू में वो आप याद करते चलें, ठीक है। तो वोकेबुलरी के लिए एक तो द हिंदू है और दूसरा जो है वो वर्ड पावर एक बुक है, वो आप ज़रूर खरीद लें, वर्ड पावर मेड ईजी, ठीक है। तो ये जो बुक है ये बहुत अच्छी बुक है, रूट वर्ड इसमें मिलेंगे और याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको मिल जाएगी वोकेबुलरी के लिए। अब तीसरी जो है वो ग्रामर। अब जो ग्रामर जो है, ग्रामर का बहुत कम पोर्शन ही यहाँ पे IBPS में, बट अगर फिर भी आप करना चाहते हैं कोई अच्छी बुक के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश ग्रामर के लिए जो अच्छी बुक हैं उनमें से 2 बुक हैं, एक तो प्लेन टू पैरामाउंट
ठीक है, प्लेन टू पैरामाउंट, ये जो है वो नीतू सिंह जी की बुक है, नीतू सिंह, इसका आपको वॉल्यूम फर्स्ट लेना है, ठीक है, वॉल्यूम फर्स्ट लेना। अब ये हिंदी और इंग्लिश दोनों, अगर आप हिंदी मीडियम है तो हिंदी वर्जन ले सकते हैं, तो हिंदी टू इंग्लिश वाला जो एक्सप्लेनेशन है वो उसमें मिल जाएगा। अगर आप इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश ले सकते हैं। दूसरी बुक है वो है एसपी बख्शी की, एसपी बख्शी, तो ये भी बहुत अच्छी बुक है। तो ये 2 बुक आप ले सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो लिंक मैं आपका जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो ये जो बुक्स हो गई आपकी, ठीक है, ये हो गई आपका बुक्स है, ठीक है, कि इसके लिए आप ये बुक्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर रिसोर्सेज कहीं से भी मिले तो आप उसके लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहता हूँ, इसके अलावा और चीज़ इंक्लूड करना चाहता हूँ रिसोर्सेज से रिलेटेड ही। जैसे कि अगर आप डेली क्विज देना चाहते हैं मतलब, तो वो एप्लीकेशन भी आप बहुत सारी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डेली क्विज अगर आप दे रहे हैं तो एप्लीकेशन भी बहुत सारी यूज़ कर सकते हैं। इसमें से कुछ अच्छी एप्लीकेशन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अड्डा 247, ठीक है, तो अड्डा 247 आप यूज़ कर सकते हैं, ग्रेड अप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट बुक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके जो डेली क्विजेज़ होते हैं, ठीक है, चाहे वो रीजनिंग के हों, ठीक, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हों या फिर इंग्लिश के हों, तो वो आप यहाँ से दे के आपकी प्रैक्टिस जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो एप्लीकेशन के अलावा आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो वीकली बेसिस पे टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वीकली बेसिस पे अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है तो आप जो है वीकली बेसिस पे टेस्ट दें, ठीक है। अब जो टेस्ट सीरीज़ की बात होती है, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ की बात होती है कि टेस्ट सीरीज़ कौन सी अच्छी है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ मेनली 2 हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कैरियर पावर की यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ओलिव वोर्ड की यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ओलिव वोर्ड या फिर कैरियर पावर में से कोई भी आप टेस्ट सीरीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली ये बात हमने कर ली रिसोर्सेज की कि आप कहाँ से क्या कैसी तैयारी कर सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये मेनली हमने बुक्स की भी बात कर ली, और सारी जो बुक्स हैं वो मैं लिंक उनकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप जाके वो सारी बुक्स या तो ख़रीद सकते हैं, और अगर आपको नहीं ख़रीदनी तो आप मेरा फेसबुक पेज ज्वाइन कर लें, ठीक है। मैं फेसबुक पेज की भी लिंक दे दूंगा, तो आप नहीं ख़रीदना चाहते तो PDF फॉर्मेट में भी लिंक्स मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आप बता देना मुझे जैसा भी हो, ठीक है। अब मेनली सिर्फ एक ही चीज़ बची है, वो बचा है हमारा प्रोफेशनल नॉलेज। तो हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल नॉलेज के सिलेबस की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेनली इन डिटेल ज़्यादा सिलेबस नहीं बताने वाला आपको, ठीक है। प्रोफेशनल नॉलेज में ज़्यादा डिटेल सिलेबस नहीं बताऊँगा, सिर्फ मेन आपको बता देता हूँ जो टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो DBMS पहला टॉपिक है, दूसरा है कंप्यूटर नेटवर्क, तीसरा है मेरे लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। चौथा टॉपिक है नेटवर्क सिक्योरिटी, पांचवा टॉपिक है आपका लिनक्स कमांड, छठा टॉपिक है, ठीक है, छठा टॉपिक है वो है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जब मैं बोल देता हूँ तो यहाँ पे मेरा C भी आ जाता है, C++ भी आ जाता है और जावा भी आ जाता है, ठीक है। C++, जावा की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब ओप्स के रूल भी यहाँ पे आ जाते हैं इंक्लूड, ठीक है। सातवीं अगर बात करें तो सातवीं बात कर देते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की आठवीं बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर है। नवीं बात करें तो वेब टेक्नोलॉजी है, ठीक है, नवीं बात करें तो वेब टेक्नोलॉजी है। 10वीं अगर बात करें तो यहाँ पे आपकी बहुत सारे जैसे कि डाटा माइनिंग हुआ, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग हुआ, ठीक है। और जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होती है, बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी होती है, चाहे, ठीक है, वो बात कर लें, ठीक है। और इसके अलावा एक कंप्यूटर अवेयरनेस भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर अवेयरनेस की भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर अवेयरनेस की 12वीं जो टॉपिक है, 12वां जो टॉपिक है वो हमारा जो होता है वो टॉपिक होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर हुआ, ठीक है, या फिर हार्डवेयर हुआ, ठीक है। हार्डवेयर भी उसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर वगैरह वो सारी चीज़ें उस हार्डवेयर में आ जाती है। अब यहाँ पे एक 13वीं चीज़ और इंक्लूड आप कर लीजिए जो रिमेनिंग बचा, और जो न्यू टेक्नोलॉजी जो भी इंक्लूड होती है, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजी या फिर जो भी करंटली मतलब एक कुछ फेमस सी कोई चीज़ हो रही है, फिर एकदम से कोई टेक्नोलॉजी निकल के आती है, वो रिलेटेड है हमारे सब्जेक्ट से, ठीक है। तो उस पर फोकस करने की भी हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। अब मैंने ये जो टॉपिक हैं वो बहुत अच्छी तरीके से लिखे हैं। अगर हम बात करें DBMS की, तो DBMS में आप
अगर टोटल 50 क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं तो आप 12 से 13 क्वेश्चन DBMS से मान सकते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर नेटवर्क से आप 8 से लेकर 10 क्वेश्चन मान सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 से 8 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी से 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। लिनक्स कमांड कुछ नहीं बोल सकते, पिछली बार 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए थे IBPS में, बट पढ़ना है, कुछ बोल नहीं सकते। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे भी सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में IBPS में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ठीक है, बट मैं फिर भी मानता हूँ 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। वेब टेक्नोलॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन, डेटा माइनिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और बेसिक कंप्यूटर से 4 से 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर अवेयरनेस से भी 4 से 5 क्वेश्चन, हार्डवेयर से 2 से 3 क्वेश्चन और न्यू टेक्नोलॉजी पे 1-8 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये एक रफ आइडिया है कि ये सब्जेक्ट जो है आपको मेनली पढ़ने हैं, ठीक है। तो मैं इनमें अगर बात करूँ तो बहुत फोकस से, अगर चाहे आप जैसे अगर आप दूसरे जैसे EC अगर आपने पढ़ा है या फिर EI पढ़ा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अगर स्टूडेंट हैं तो मैं बोलूँगा आपसे कि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। यहाँ पे फोकस करें मतलब DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है। तो 20, 26, 28, ठीक है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि 28 मार्क्स का जो 50 में से 28 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक है। इतने क्वेश्चन 28 से 30 क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बनेंगे। तो ये जो चार टॉपिक है यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद जो है वो बहुत सारे जो टॉपिक मैंने लिखे हैं उन पे आप बाद में फोकस करें। मेनली अगर आप IT से हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत है और आपको सारे ही टॉपिक करने हैं, ठीक है, सारे ही टॉपिक करने हैं। अब प्रोफेशनल नॉलेज में जो बुक्स हैं और जो कहाँ से क्या मटेरियल मिलेगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो DBMS हुआ, कंप्यूटर नेटवर्क हुआ और इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। तो इन तीनों के तो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क, इनके लिए मैंने आपको बोल भी दिया कि अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं नवाथे बुक पढ़ सकते हैं DBMS में, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क में फोरोजन पढ़ सकते हैं, ठीक है। टेननबम भी है, ठीक है। तो बहुत सारी बुक्स हैं। अगर आप सिलेबस वाली जो आपने कॉलेज में पढ़ी हुई बुक हैं, अगर आप उनमें से पढ़ेंगे तो एक अच्छा एंड डेप्थ नॉलेज होगा, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। बट मैंने जो वीडियो बनाए हैं उनमें बिल्कुल इतनी अच्छी तरीके से मैंने कंप्लीट किया है। पिछली बार भी जब मैंने सिर्फ ये 3 टॉपिक कंप्लीट कराए थे, ठीक है। और मेनली जो IBPS IT ऑफिसर की अगर बात करें तो IBPS IT ऑफिसर में 20 से 23 क्वेश्चन, मतलब 20 से 23 क्वेश्चन हर एक सेट में आपके आए थे, ठीक है। और जो भी बच्चे ने मेरे ये तीनों वीडियो देखे थे उन सभी ने एक आधी क्वेश्चन नहीं किया होगा, बाकी सारे ही क्वेश्चन वो लोग करके आए थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से मैंने ये वीडियो बनाए हैं, ठीक है। अब मेरा जो टारगेट है, अब लास्ट जो हम बात कर रहे हैं वो टारगेट की बात कर रहे हैं। हमारा टारगेट क्या है, ठीक है। तो इस बार का जो टारगेट है वो 80 मार्क्स में से हम 60 प्लस का टारगेट करें, ठीक है। 60 प्लस का टारगेट करें। जब हम 60 प्लस का टारगेट करते हैं तो 50 क्वेश्चन में से, ठीक है, 50 क्वेश्चन में से हम 38 क्वेश्चन करेक्ट करने वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। 38 क्वेश्चन करेक्ट करने वाली बात कर रहे हैं। और जो सिलेक्शन है वो 33 से 38 क्वेश्चन अगर आपने करेक्ट कर दिए तो कोई नहीं रोक पाता, ठीक है। 33 से 38 अगर आपने करेक्ट कर दिए तो सिलेक्शन कोई ही नहीं रोक पाता, क्योंकि 33 अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो 33 इंटू अगर आप 1.6 करेंगे तो शायद 54 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, 54 मार्क्स। और 54 मार्क्स में फिर आपका कोई सिलेक्शन रोक नहीं पाता। बट ये जो है करेक्ट होना चाहिए। तो 33 से 38 एक अच्छा स्कोर हो सकता है, बट हम जो कोशिश करेंगे वो 38 जो है वो करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि आपको बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग करने सारे सब्जेक्ट, तभी आप 38 मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ने ही पड़ते हैं, ठीक है। वो कुछ क्वेश्चन ईजी होते हैं, वो आप करते जाएँ, ठीक है। तो ये हमारी ओवरऑल स्ट्रेटजी थी, ओवरऑल डिटेल एक्सप्लेनेशन था सारे IBPS एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पे 9 पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं, और कुछ अगर आपको छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हम जो है थोड़ा लेक्चर भी स्टार्ट करेंगे, थोड़ा मैं फ्री हो जाऊँ उसके बाद हम लेक्चर भी स्टार्ट करेंगे। तो मैं बुक्स की तो एक तो बुक्स की मैं लिंक दे दूँगा, कौन कौन सी बुक्स आपको ख़रीद लेनी चाहिए, ठीक है, बुक्स की लिंक दे दूँगा। और
दूसरा जो है वो मेरा फेसबुक पेज जो है आप ज्वाइन करें। फेसबुक पेज पे भी बहुत सारी डिटेल मैं आपको डालता रहूँगा। और कुछ लोग अगर बुक्स नहीं लेना चाहते तो वो PDF फॉर्मेट में भी वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं। तो वो मुझे पहले तो फेसबुक पेज की लिंक दे दूँगा, वो ज्वाइन कर लें, देन फिर मैसेज करें, देन मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो वैसे कुछ बुक्स अगर आप ले लें तो अच्छी बात है, क्योंकि बुक्स से तैयारी करना भी अच्छा है, ठीक है। और कुछ बुक्स अगर आप नहीं लेना चाहते तो PDF फॉर्मेट में वो सारा मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और हम थोड़ा स्टार्ट भी करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे स्टार्ट करने में दोबारा से, क्योंकि रूटीन में आना हो फिर थोड़ा टाइम निकालना बहुत इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे लिए, ठीक है। देन फिर भी हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सबसे ज़्यादा जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।